फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन अलाउद्दीन की आर्थिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति क्या थी? अनेक युद्ध लड़ने तथा सुरक्षा के निर्मित विशाल सेना रखने से सुल्तान को बहुत खर्च करना पड़ता। सेना के अलावा उसके पास 50,000 दास और थे। इन दासों पर भी अलाउद्दीन को भारी खर्च उठाना पड़ता था। जब 50% भूमि कर वसूल करने पर भी शाही खर्च चलाना कठिन हो गया और शाही कोष रिक्त होता दिखाई दिया तो अलाउद्दीन ने कुछ आर्थिक सुधार किए। पहला उसका था मूल्य नियंत्रण का उद्भव। आर्थिक सुधारों में प्रमुख सुधार वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना था। इस मूल्य निर्धारण के विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने भिन्न प्रकार से लिखा है। कुछ का कहना है कि सुल्तान ने ये सब कुछ केवल विशाल सेना रखने के लिए ही किया था। कुछ कहते हैं कि वे सुधार समस्त जनता की भलाई के लिए किए गए थे। कुछ कहते हैं कि इन सुधारों का क्षेत्र केवल दिल्ली तक ही सीमित था। समकालीन इतिहासकार बर्नी लिखता है कि अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण शाही सैनिकों के लाभ के लिए लागू किया था। मंगोल संकट के कारण अलाउद्दीन एक विशाल सेना खड़ी करना चाहता था। आर्थिक कारणों से वह सैनिकों को अच्छा वेतन तो दे नहीं सकता था और उन्हें संतुष्ट भी रखना चाहता था। अतः उसने सैनिकों के प्रयोग की वस्तुओं जैसे घोड़े, वस्त्र, अनाज तथा वस्तुओं के मूल्य कम करने का निश्चय किया था। ये तो सही है कि सैनिक और अन्य शासकीय कर्मचारी तो बाजार नियमों से अवश्य लाभान्वित हुए ही, साथ ही जनसामान्य भी इनसे लाभान्वित हुआ था। वे लोग दिल्ली के ही थे। बर्नी लिखता है कि बाजार नियंत्रण सामान्यतः दिल्ली नगर तक ही सीमित रहा, परंतु कई इतिहासकार कहते हैं कि सैनिक समस्त साम्राज्य में व्याप्त थे, इसलिए केवल दिल्ली तक ही इसके प्रभाव सीमित नहीं रहे, बाकी राज्यों में भी थे। नेक्स्ट है इसके अंदर खाद्यान्नों का मूल्य, मतलब किस तरह से उसने खाद्यान्नों का मूल्य निश्चित किया था। मानव की दैनिक जीवन की आवश्यकताओं में मुख्य खाने की वस्तुएं आती है। जैसा कि हम जानते हैं, उन्हीं के ऊपर उसको सबसे ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। अतः सुल्तान ने सर्वप्रथम खाने की वस्तुओं का ही मूल्य निर्धारित किया। इनकी कीमतों के मूल्य पर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। इतिहासकारों का अपना अपना तर्क है तथा वह अपने हिसाब से इन खाद्य मूल्यों का निर्धारण करने के अंदर सुल्तान की बात को स्वीकार करते हैं। पर यह स्पष्ट है कि अलाउद्दीन ने अपने भाव नियंत्रण से खाद्य सामग्री को बहुत सस्ता कर दिया था। उसने अनाज के केवल भाव ही निर्धारित नहीं किए, बल्कि सस्ती कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी की। उसने सरकारी दुकानों की व्यवस्था की, जहाँ से जनता अनाज खरीद सकती थी। सरकारी दुकानों पर उसके क्षेत्र में बसने वाले निवासियों के लिए पर्याप्त अनाज रहता था। वैसे कहा जाए तो ये आज की जो कैंटीन व्यवस्था है उसी तरह से उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी। बर्नी कहता है, अनुकूल मौसम में लोग चाहे जितना अनाज खरीद सकते थे, परंतु अनावृष्टि और यानी अकाल के समय लोग निर्धारित मात्रा में ही अनाज खरीद सकते थे। संकट की घड़ी में दिल्ली के पास के लोग भी वहाँ आ जाते थे। इस कारण राजधानी में अनाज की मांग बढ़ जाती थी। अतः स्पष्ट है कि अलाउद्दीन ने भी आधुनिक ढंग की राशनिंग प्रणाली लागू की थी। अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था, परंतु कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अनावृष्टि के समय प्रत्येक क्रेता उतना ही अनाज क्रय कर सकता था जितनी उसे आवश्यकता रहती थी, और यदि कोई अपनी आवश्यकता से आधा मन अधिक भी अनाज खरीद लेता तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। आज उन कीमतों को आधुनिक स्वरूप में बताना कठिन है, परंतु मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि ब्रिटिश कालीन 1 रुपये का उस जमाने में 88
सेर गेहूं या 98 सेर चना खरीदा जा सकता था। गल्ला मंडी में भावों को स्थिर बनाए रखना अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। जब तक वह जीवित रहा उन मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई। नेक्स्ट है अनागार। जिस प्रकार आज हमारी सरकार आकस्मिक मौसम की प्रतिकूलता का सामना करने के लिए जगह जगह अनागारों का निर्माण कराती है तथा उनमें अन्न का संग्रह करती है, ठीक यही व्यवस्था अलाउद्दीन ने की थी। ये अनाज की दुकानों से भिन्न थे। ये ऐसे गोदाम होते थे जिनमें अकाल के समय के लिए अनाज एकत्रित किया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था में अकाल के समय भी दिल्ली वासियों को भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ता था। नेक्स्ट था बाजार के कर्मचारी। दुकानदार व घुमक्कड़ व्यापारी अधिक लाभ तो नहीं कमाते हैं तथा निर्धारित कीमतों पर वस्तुएं देते हैं या नहीं, ये देखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई कर्मचारियों को नियुक्त किया। उनमें प्रमुख शहना बाजार अधीक्षक होता था। उसका प्रधान कार्य था कि बाजार नियंत्रण संबंधी सुल्तान के आदेशों का पूर्ण पालन कराना। इस पद पर सुल्तान ने मलिक कबूल को नियुक्त किया। शहना की सहायता के लिए कई घुड़सवार तथा पैदल नियुक्त होते थे। घुमक्कड़ व्यापारी शहना की निगरानी में ही रहते थे। शहना बाजार के उतरते चढ़ते भावों की पूर्ण जानकारी रखता था तथा उन भावों से वह सुल्तान को भी अवगत कराता रहता था। शहना के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी सुल्तान इन बाजारों की जानकारी लेता रहता था। यदि शहना के द्वारा दी गई सूचना उन साधनों से समान नहीं होती या मेल नहीं खाती तो सुल्तान उसकी जांच कराता था। मलिक कबूल सुल्तान के आदेशों में परिवर्तन नहीं कर सकता था। एक बार अनावृष्टि के समय उसने सुल्तान से भाव बढ़ाने का अनुरोध किया तो सुल्तान ने उसके 20 कोड़े लगवाए थे। इस तरह के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। अन्य कर्मचारियों में वरीद ए मंडी भी उल्लेखनीय था। वह विक्रय योग्य वस्तुओं की उत्पन्नता की सूचना देता था। मनिहार एक दूसरा बाजार कर्मचारी होता था जिसका कार्य गुप्तचर के तुल्य होता था। बरीद ए मंडी तथा मनिहार शहना के अधीन होते थे, पर वे समाचार सीधे सुल्तान के पास भेजते थे। इसका फल यह हुआ कि सुल्तान के पास विभिन्न साधनों से बाजार भावों की सूचना पहुंचती रहती थी और वह ईमानदार कर्मचारियों की पहचान सुगमता के साथ कर देता था। इस प्रकार देखते हैं कि अलाउद्दीन ने अपने शासन के अंतर्गत कई ऐसे कार्य किए जिससे जन कल्याणकारी कार्य भी उससे हुए। अन्य बाजार से तात्पर्य उन वस्तुओं के बिक्री केंद्रों से है। यह है कि सुल्तान ने केवल अनाज ही व्यवस्था नहीं की थी बल्कि जीवोपार्जन वस्तुओं को भी उचित कीमतों पर उपलब्ध कराया। वस्त्र का बाजार शहना ए अदम भवन में स्थित था। यह प्राय काल से लेकर अंतिम नमाज के समय तक खुला रहता था, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शहराय ए अदल वह स्थान था जहाँ स्थानीय तथा बाहर से आयातित माल जमा होता था। यह बाजार विशेष रूप से सरकारी धन चलाता था। रेशमी वस्त्रों की कीमत उस समय ऊंची थी। उस समय के इतिहासकार लिखते हैं कि अलाउद्दीन के आदेश से पूर्व वस्त्र बहुत महंगा था। गेहूं 7.5 जीतल का 1 मन मिलता था, जबकि एक साधारण चादर के ही 10 जीतल देने पड़ते थे। कालाबाजारी का अंत करने के लिए ऊंचे दर्जे के कपड़ों के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कपड़ों की कीमतें निर्धारित हो जाने पर व्यापारी
दिल्ली में कपड़ा बेचने को उद्यम नहीं थे। इस प्रकार की व्यवस्था हेतु याकूब को दीवान ए रियासत पद पर नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने अश्व व अन्य पशुओं की कीमतें भी निर्धारित की थी। मवेशियों की कीमतें निर्धारित करते समय सुल्तान ने 3 बातों का विशेष जोर से ध्यान रखा। पहला था मवेशी की कीमत, दूसरी थी दलालों पर कड़ा नियंत्रण, तीसरा था व्यापारियों व पूंजीपतियों का बहिष्कार। सैनिकों के लिए प्रथम श्रेणी का अश्व 100 से 120% में उपलब्ध था, जबकि तृतीय श्रेणी का 60 से 70% में मिलता था, परंतु सुल्तान चाहते हुए भी दलालों पर नियंत्रण नहीं रख सका। बर्नी लिखते हैं कि उस समय बाजार के राजा होते थे। वे क्रेता और विक्रेता दोनों से कीमत लेते थे। उस युग में गुलामों की भी बिक्री होती थी, अतः सुल्तान ने गुलामों की कीमतें भी निर्धारित की। इनकी कीमतें देखने स्वयं सुल्तान 5 सप्ताह या 2 माह के उपरांत बाजार जाता था। बर्नी लिखता है कि घर में काम करने वाली दासी 5 से 12% में उपलब्ध थी, जबकि रखेल के रूप में रखी जाने वाली दासी 20 से 40% में मिल जाती थी। सुंदर युवा दास 20 से 30% में मिलता था और घर के कार्यों में दक्ष दास 10 से 15% में उपलब्ध था। इससे स्पष्ट है कि सुल्तान ने सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की थी। सुल्तान जानता था कि विभिन्न वस्तुओं का परस्पर से आपस में संबंध है, इसलिए उसने जीविकोपार्जन वस्तुओं के समस्त वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया। इसीलिए डॉक्टर किशोरीलाल सुल्तान के इन सुधारों को उसकी ठोस आर्थिक नीति को प्रतीक बताते हैं, लेकिन सुल्तान ने इन कीमतों का ऊपर कठोरता से इन्हें पालन भी करवाया था। धन्यवाद बच्चों।